नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल कवरेज में। और इस समय देश भर में ईरान और अमेरिका के युद्ध से ज्यादा चर्चा हो रही है कि पश्चिम बंगाल में कौन जीतेगा। सबसे हॉट टॉपिक है। किसी भी आप पार्टी में जाइए, महफिल में जाइए, दोस्तों के बीच में जाइए, घरेलू व्हाट्सएप ग्रुप में बात करिए, तो सबको दिलचस्पी पश्चिम बंगाल की है। बाकी 4 राज्यों में भी इलेक्शन हुआ, वहां के कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बंगाल में क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, क्योंकि बहुत इंटेंस कॉम्पिटिशन था वहां पे। एग्जिट पोल आया है, तो एग्जिट पोल का जो परिणाम हम लोगों ने देखा वो भी बहुत गजब का है। मतलब 4-5 तरीके के एग्जिट पोल हम लोगों ने देखे इसमें। तो 5 जो पोल है वो बीजेपी को जिता रहे हैं और 2 पोल टीएमसी को जिता रहे हैं, ममता दीदी को। और उसके बाद एक और पोल आया, ये टुडेज चाणक्य का, जिसने तो मतलब 192 सीट दे दिया, प्लस माइनस 11, टीएमसी को 100 सीट। तो इसके हिसाब से तो आंधी चल रही वहां पे बीजेपी की। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो लोकल चैनल है उनके एग्जिट पोल एकदम अलग है और दिल्ली वालों के एकदम अलग है। तो ये भी गजब एक चल रहा है। तो मैंने कहा भाई, पोल एग्जिट पोल में जो होगा देखा जाएगा, क्या परिणाम होगा हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे मित्र सज्जन कुमार जी, जो स्क्रीन पे आपको इस समय दिख रहे हैं, ये बंगाल को खुद घूम के आए हैं और पूरा बंगाल मथ डाला एकदम। मतलब हर शहर में, गांव गांव में घूम घाम के आए हैं और इनसे समझते हैं कि मूड क्या है। तो मैं 3 चीजें बेसिकली समझूंगा सज्जन जी से। एक तो ये कि बंगाल का मूड क्या था इलेक्शन से पहले, और जो भी जीतेगा उसके लिए एक्स फैक्टर क्या है, क्या वर्क कर गया उसके लिए। और तीसरा, जो बहुत ही जबरदस्त एसआईआर की वजह से कंसोलिडेशन हुआ और वोट परसेंटेज एकदम रिकॉर्ड तोड़ वोट हुआ है, उसका क्या मायने है। इन सब पे बातचीत करेंगे। सज्जन भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और आप बंगाल से लौट के आ गए हैं और आपने बहुत सारा माल मसला सब दिमाग में अपने रखा होगा। तो हमारे दर्शकों को पहले एक एक करके समझाइए कि बंगाल में क्या हो रहा था, क्या हुआ, मूड माहौल क्या था। देखिए, शुरुआत करते हैं जब बिहार का चुनाव चल रहा था, अक्टूबर हम्म। नवंबर की बात। हम्म। तो अक्टूबर नवंबर के समय बिहार में हालांकि जमीन पर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि एसआईआर नाम की कोई चीज है। कुछ एक शिकायत थी, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं था बिहार में। राहुल गांधी उठा के घूमे, बाद में खींच खाच के तेजस्वी को ले गए। तो वो एक ब्लंडर हो गया तेजस्वी के लिए कि जो नॉन इश्यू होता है उसको आप इश्यू बना ले, तो पब्लिक को लगता है कि भाई जहां उठा सकते थे सही मुद्दा। लेकिन हम्म। उस समय बंगाल में क्या हो रहा था किसी का ध्यान नहीं गया। उस समय आप देखिएगा कि हम लोग दिल्ली बेस्ड हैं, मैं दिल्ली बेस्ड हूं, और एनसीआर में ये रिपोर्ट्स आने लगी थी, खासकर गुड़गांव से, नोएडा से उस समय, और इस पे ध्यान नहीं किया कि बहुत सारी जो बंगाली मेड्स थी और उनके फैमिली वाले थे, वो लोग उस समय 10 दिन 15 दिन का छुट्टी ले लेके गए थे। कारण ये हम्म। था कि बंगाल में एक पैनिक आया था कि अब एसआईआर जब वहां भी हो रहा है तो बहुत, चूंकि वो तो पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश से, रिफ्यूजी क्वेश्चन वहां पे रहा है। तो ये उस समय बंगाल की स्थिति, जो सरगर्मी है वो शुरू हो गई थी। ध्यान बिहार पे था लोगों का, उधर नहीं गया। नवंबर में बिहार का जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, हमने पहली विजिट बंगाल की, और उसमें जिला दर जिला हमने ये देखा कि क्या माहौल है अभी। तो दो चीजें आई उस समय। एसआईआर की चर्चा ज्यादातर ग्राउंड पे नहीं चल रही थी, बल्कि वो चर्चा पार्टी और ये लोग कह रहे थे कि इसका भी इंपैक्ट रहेगा, देखो कितना वोट कटता है। याद रखिए, नवंबर में गए थे, 16 दिसंबर को पहला ड्राफ्ट एसआईआर आया था जिसमें 58 लाख वोट कटे थे। ठीक है, उस पर हम लोग आएंगे। तो ग्राउंड पे क्या चर्चा थी कि ग्राउंड पे हमने देखा, चूंकि 2021 का चुनाव हमने काफी बृहद तरीके से, मतलब 6 महीने से ऊपर हम लोग वहां रहे थे। हर 294 की 294, मतलब प्रॉपर उसमें सर्वे हुआ था। उस बार तो सेंटीमेंट देख के हमें लग रहा था बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। लेकिन वो एक अलग बात है। इस बार क्या हुआ कि हमने देखा कि पिछली बार के तुलना में इस बार लोगों में, और खासकर हिंदू लोगों में, चाहे वो शहरी इलाके का मिडिल क्लास हो, मतलब कलकत्ता का मिडिल क्लास हिंदू हो, भद्रलोक जिसे कहते हैं आप, हम्म। या ग्रामीण इलाकों में चले जाएं, कहीं भी चले, उत्तर बंगाल में आप चले जाएं, जंगल महल वाले एरिया में चले जाएं, मथुआ बेल जो नॉर्थ 24 परगना और नदिया जिले की तरफ है वहां चले जाएं, और उसके साथ बाकी जो वर्धमान, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, और नीचे साउथ 24 परगना जो कोलकाता से नीचे सुंदरबन तक जाता है, उसमें भी आप चले जाएं। एक चीज बिल्कुल पैटर्न के तौर पे दिखा
कि हिंदू लोगों के बीच में एक जबरदस्त टीएमसी को लेके एक डीप फ्रस्ट्रेशन था। फ्रस्ट्रेशन ये था कि ये पार्टी 5 साल और रह गई तो बंगाल हम्म, खत्म हो जाएगा और हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। और उसके साथ ये भी आया कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जो हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन, वो हम्म, कहीं पे टेंजिबल और कहीं पे उसका इंपैक्ट, जहां पे डेमोग्राफी नहीं है माइनॉरिटी की लेकिन उसको शेयर किया जा रहा था, वो भी दिखेगा कि डेमोग्राफिकली भी हम लोग खत्म हो जाएंगे। कोलकाता में तो कुछ भद्र लोग जो कि पिछली बार काफी बंगाली प्राइड में बीजेपी को बाहरी पार्टी के तौर पे डिक्लेयर कर रहे थे, कुछ एक फैमिली ने कहा कि अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि ये भद्रलोक एक एजिंग सोसाइटी हो गई है। मतलब यंग बहुत, यूथ बहुत कम है उसमें, बंगाली मिडिल क्लास कोलकाता में। कुछ हम्म, लोगों ने डेटा तक दिया कि टीएफआर जो है भद्रलोक की एक 1 से नीचे है। 1 से नीचे का मतलब है कि मजाक में एक व्यक्ति ने कहा कि 10 साल बाद आप आएंगे तो आपको भद्रलोक नहीं मिलेगा, हमारी जो जनरेशन है। हम्म, मतलब थोड़ा एग्जेजरेटेड, बट आप समझ सकते हैं। ये 2021 में तो उल्टा था, बहिरोगतो वर्सेस इनसाइडर की बाहरी और बनाम बंगाली, ये सब फॉल्ट लाइन इस बार नहीं दिखा। अब हम्म, सवाल उठता है तो क्या सेंटिमेंट तो 70% के करीब हिंदू हैं, हाँ, और दूसरी तरफ 30% मुस्लिम्स में बिल्कुल ये था कि दीदी बहुत सही है, काम अच्छा कर रही हैं, योजनाएं अच्छा कर रही हैं, और बंगाल में शांति चाहिए। हम्म, बीजेपी के आने से ये शांति नहीं रहेगी, भाई उनका अपना जस्टिफिकेशन। तो वो कंसोलिडेशन दिखा। हम्म, उसी बीच में क्या हुआ, हुमायूं कबीर साहब एक आए, उन्होंने कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। टीएमसी के विधायक थे। हम्म, अब कोलकाता सर्किल में आ गया कि अरे मुस्लिम वोट स्प्लिट हो रहा है, हम्म, और उसके बाद हिंदू कंसोलिडेशन है, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है, तो इस बार परफेक्ट चांस है। बट इसमें गौर देने लायक बात यह है कि जो फ्रस्ट्रेशन था वो प्रो बीजेपी वोट का नहीं था, वो हम्म, एंटी टीएमसी वोट का था, और उसमें एक बड़ा हिस्सा हिंदुओं का, हम्म, जिसने 2021 में टीएमसी के साथ टीएमसी का साथ दिया था, उसके अंदर भी ये चीज दिख रही थी। अब वहां पे स्थिति ये आई कि नो टू ममता, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि नो टू ममता वाली सेंटीमेंट थी, वो लोगों की इच्छा थी, लेकिन क्या वो यस टू बीजेपी थी? मैं ये नवंबर नहीं। 2025 की बात कर रहा हूं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो टू हम्म, ममता, क्या ये ऑटोमेटिकली यस टू बीजेपी थी? वहां है। उस समय बिल्कुल इस चीज को लेके जितना फ्रस्ट्रेशन टीएमसी से था, उतनी ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट बीजेपी से थी। और बीजेपी जब हम लोग कहें तो वो बंगाल बीजेपी। लोगों ने हम्म, कहा कि भाई 2021 के बाद हमें छोड़ दिया गया, जो वायलेंस हुआ, जो हम्म, मारा गया, उसमें उत्साह में लोगों ने भरोसे किया किया, उसके बाद छोड़ दिया गया। 6-6 महीने लोग अपने घर से भागे रहे। उनके साथ क्या क्या हुआ, घर में महिलाओं के साथ, उनके साथ पुरुषों के साथ घर जलाए गए। 6 महीने बाद कई फैमिली रैंसम देके, जो लोकल पार्टी गूंस कहें, लीडर्स करें सत्तारूढ़ दल के, उसके बाद वो लौटे तो एक अबेंडनमेंट की फीलिंग थी। और बंगाल बीजेपी के बहुत सारे नेता क्या कर रहे थे, सिक्योरिटी लेके साउंड बाइट दे रहे थे। हम्म, तो प्रदेश बीजेपी को लेके एक डिसअपॉइंटमेंट ही नहीं था, एक रिग्रेट भी था कि ये इनमें क्षमता नहीं है। तो हम्म, नो टू ममता और यस टू बीजेपी में काफी खाई थी। ये नवंबर 2025 की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये ग्राउंड सिनेरियो था। 16 दिसंबर 2025 को पहला एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट आता है, जिसमें 58 से 59 लाख के करीब नाम हटाए जाते। उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, बिकॉज वो क्या था, वो डेड वोटर, डुप्लीकेट वोटर, शिफ्टेड वोटर, इन सब के नाम थे। कि आप 22-23 साल बाद एसआईआर कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो जीवित नहीं है, चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं, दो दो वोटिंग कार्ड उनके पास है, उन्होंने एक कैंसिल नहीं करवाया, और उनका नाम रहता था। तो ये हुआ। अब ये कंट्रोवर्सी तो इस पे नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी बिहार चुनाव के समय से ही एसआईआर को लेके एक पॉलिटिकल स्टैंड उन्होंने ले लिया था। और उसमें हम्म, जो नाम कटे, चूंकि प्रोपोर्शन हिंदू का ज्यादा है, तो हिंदुओं का नाम ज्यादा कटेगा, मथुआओं के नाम भी खूब कटे। तो एक तो ये हम्म, था कि उम्मीद वहां पे लोगों की थी 1 आध करोड़ नाम कटेंगे, उसमें ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए रहेंगे, वैसा कोई तस्वीर नहीं था। बाद में हम्म, 5 लाख और कटा, 63 लाख हो हम्म, गया। लेकिन सवाल यह है कि जो उम्मीद थी कि वो एसआईआर नहीं। क्लीन कर देगा इलीगल वोटों का, वो नहीं हुआ। तो उसको लेके भी ये हुआ कि
प्रदेश बीजेपी ने उतने अच्छे से होमवर्क नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया। और हम्म, बीएलओ जो होता है, आपको पता है बीएलओ में कौन होते हैं? उस स्टेट के शिक्षक होते हैं, छोटे कर्मचारी होते हैं, वहां के होते हैं। तो वो सब तो बंगाल जैसे स्टेट में तो ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट और पार्टी अलग अलग नहीं है, उनमें कोई हम्म, बायस नहीं है, वो एक है। तो ये हम्म, भी आया कि भाई बीएलओ जो थे, जो इलेक्शन कमीशन के थे, बीएलए और बीएलओ, बूथ हम्म, लेवल एजेंट पार्टीज देती है, उसमें भी टीएमसी हावी। बूथ लेवल अफसर जो इलेक्शन कमीशन के होते हैं शुरुआती दौर में, वो भी सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं। तो ये हुआ कि इतना फ्रस्ट्रेटिंग एक्सरसाइज उसको बनाया गया इस तरीके से, ऐसा लोगों का धारणा था कि जो उम्मीद थी कि एसआईआर क्लीन करेगी, वो हम्म, नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 60 लाख नाम और अंडर रिव्यू डाले जाते हैं। डी वोटर, ये तो वो वोटर थे कि जो जीवित नहीं है या उनका नाम है लेकिन वो है नहीं, वो कभी आएंगे नहीं वोट देने। एक है हम्म, जो वोटिंग दे रहा है लेकिन उसका क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश, उसको वेरीफाई करना। वैसे 60 लाख नाम और जोड़े गए। उस 60 लाख को डी वोटर, जो असम में एनआरसी के टाइम की डाउटफुल वोटर, कि वोट हम्म, तो दे रहा है, पहले भी दिया है, लेकिन हम्म, उसकी क्रेडेंशियल को आप वेरीफाई करें। वो इलेक्शन कमीशन ने काफी रिपोर्ट्स आई तो डाला, और उसमें उसको लेके फिर कंट्रोवर्सी शुरू हुई, क्योंकि उसमें लगभग 32-33 लाख वोटर्स के नाम कटे। हम्म, ठीक है। अब यहां पे इलेक्शन कमीशन भी सख्ती में आया, उसने जो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए, सब कुछ देखा, लूप होल्स को फिट किया, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्टाइल थी तो ये प्रोसेस और डिले हुआ। बीएलओस तो उसी तरीके से आते हैं। लेकिन जो उसके बाद 30 लाख नाम कटा, उसमें इलेक्शन कब एसआईआर ऑफिशियल्स या जो भी थे, जब हमारा इंटरेक्ट, उन्होंने कहा कि हमारे पास, हम इतने ओवरबर्डन है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ये देखना कि हम हिंदू को काट रहे हैं या मुस्लिम को काट रहे हैं, ये सब चीजें पॉलिटिकल पार्टी का एक नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है। इसमें हम्म, हमारी तरफ से कोई कम्युनिटी सेंट्रिक अटेंशन भी नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, उस पे एक नैरेटिव ये बना कि मुसलमानों के नाम खूब कटे, हालांकि मतुआओं के भी कटे थे, लेकिन एक, तो अब देखिए, अब थोड़ा जो माहौल नो टू ममता है, यस टू बीजेपी की तरफ आ रहा है। क्योंकि बंगाल में आपको इलेक्शन जीतने से पहले, खासकर ऑपोजिशन पार्टी को परसेप्शन में ये जीतना है कि हम आ रहे हैं, तो उसकी कंडीशंस चाहिए। तो ये पहली थी। दूसरा क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, उसमें खूब नाम कटे। मथुआ बेल्ट जो नॉर्थ 24 परगना है, जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, नदिया है, उनके भी नाम कटे। लेकिन माना गया कि मुसलमानों के नाम, जो डाउटफुल वोटर वाला बाद के 60 लाख थे, उसमें ज्यादा हम्म, कटे। अब संक्षेप में कहता हूं, ये जब आप मार्च की शुरुआत तक आते आते, इलेक्शन का जब नोटिफिकेशन होता है, एक माहौल हम्म, बनना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी वहां पे वो परसेप्शन में लोगों को, भाई मेरा मन है बीजेपी को वोट देने का, लेकिन कहीं टीएमसी आ गई, क्या बीजेपी में वो क्षमता है? वहां जब मार्च के आसपास आते आते जब अमित शाह की एंट्री होती है, और उसके बाद चुनाव आयोग जब ये घोषणा करता है कि इस बार चुनाव में सुरक्षा इंतजाम कैसे किए जाएंगे, उसके बाद बीजेपी की जब सारी मशीनरी आती है, एक तो इलेक्शन कमीशन संवैधानिक इंस्टीट्यूशनल संस्था है, बीजेपी पार्टी है, इंस्टीट्यूशन है, लेकिन लोगों के लिए जो हिंदू सेंटिमेंट था, उसके लिए ये दोनों का एक कंसर्टेड एफर्ट दिखा। ओके। लोग उसको सो आप डिफरेंशिएट नहीं कर। ये कह रहे हो कि सबसे बड़ा फैक्टर ये बना नवंबर से मार्च के बीच में कि जो जिसको मैं वोट देना चाहता हूं वो जीत सकता है, और जीतने के बाद जो प्री पोल वायलेंस, पोल डे वायलेंस और पोस्ट पोल एंड पोस्ट वायलेंस, पोल, इन तीनों वायलेंस से मैं बच जाऊंगा, ये धारणा उनके मन में बनी। तो ये एक शिफ्ट बननी हुआ कि शुरू हो गई, बिल्कुल मेजर शिफ्ट है। देखिए, जो बाकी जगह प्री पोल, पोल डे एंड पोस्ट पोल सर्वे होता है, बंगाल में वो वायलेंस से होता है। सीपीएम के टाइम जो ज्यादा वायलेंस कर ले वो जीत रहा है, सर्वे वही है, और ज्यादा आपको हाँ, नहीं देखना है कुछ। ये भी अभी इंडिकेशन है, इस बार वायलेंस कम हुआ है, हम लोग आएंगे उस पे। तो ये धारणा बनी, और एक बहुत बड़ी स्टेप, चूंकि 2021 में जहां चुके थे, कि आपने क्या किया कि बंगाल में 2 टर्म चलता है कि साइंटिफिक रिगिंग होती है। साइंटिफिक रिगिंग क्या है? एक, हम्म, बूथ जैमिंग, कि लोग बूथ पे वोट देने आए, वहीं पे कर दो, कि जो रास्ता निकलता है बूथ तक पहुंचता हो, वहां पे धमकी दे दो, कुछ सीन क्रिएट कर दो, वो चुपचाप, या धमका दो, वो या तो अपनी पार्टी को वोट नहीं करेगा या बूथ से वो चला जाएगा। दूसरा, बंगाल में एक और होता है कि मान लीजिए आपने बहुत सारे सुरक्षा के इंतजाम कर दिए, तो हम्म। वो कहते हैं सोर्स जैमिंग, कि जो वोटर का घर है, जो सोर्स है, एक दिन पहले, एक रात पहले जाओ,
हाँ भैया, वहां पे लोग बताएंगे आपको। देखिए, अच्छा। बंगाली इंटेलेक्चुअल्स की दिक्कत यह है कि वो पूरे देश में लोकतंत्र ढूंढते हैं और 77 से जो बंगाल में चला आ रहा है उस पे वो हाँ। बात नहीं करेंगे। उनको पता है। सोर्स जैमिंग आपने कहीं सुना है? सोर्स जैमिंग एक टर्म वहां पे है हाँ। कि भाई आपने आपने सीआरपीएफ को ला दिया, सबको ला दिया, कोई बात नहीं। वोटर के घर पे जाएंगे, दादा हाँ। दीदी आपको वोट नहीं देना है मत दीजिए, घर पे बैठिए, जो चाहिए हमसे कहिए, कल वोट देने मत जाइएगा, क्योंकि आप वोट देंगे तो ये सीआरपीएफ चला जाएगा, आप और हम यहीं रहेंगे। अब आप बताइए, वहां पे जो पार्टी सोसाइटी बंगाल है, रूलिंग पार्टी सोसाइटी है, हमारे एक मित्र है वो कहते हैं पार्टी सोसाइटी नहीं, रूलिंग पार्टी सोसाइटी, जिस पार्टी का रहता है उसी पार्टी का ये रहता है। तो वैसी स्थिति में सोर्स जैमिंग था। अब इस सोर्स जैमिंग और बूथ जैमिंग को काउंटर करने के लिए ये होता कैसे है? ये पार्टी के वर्कर करते हैं। पार्टी के वर्कर में इतना क्षमता कहां आता है? सीपीएम का पार्टी था, जैसे ही सत्ता गई गई तो मतलब कि आपको एस्टेब्लिशमेंट हेल्प करता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप वहां के सिस्टम का, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का, बाकी जगह पुलिस बायस्ड होती है, बंगाल में पुलिस जो है वो कैडर होती है, वो बायस्ड होने की जरूरत ही नहीं है। वो चुनाव लड़ती है रूलिंग पार्टी के लिए, जितवाती है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी उस तरीके से करते हैं, आप देखिए हाईकोर्ट में ममता गई कि हमारे स्टेट ऑफिशियल्स को काउंटिंग में क्यों नहीं लिया जा रहा है, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। तो चुनाव आयोग और बीजेपी नेतृत्व ने एक काम किया कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी को मैसिवली साइडलाइन किया और सिक्योरिटी में बंगाल पुलिस की कोई भूमिका ही नहीं रही। जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ और हम लोगों ने अपने बहुत सारे फैमिली जिनके साथ हमारा कनेक्ट है पूछा कि कैसा रहा गांव में, खासकर ग्रामीण एरिया में, उन्होंने कहा कि जब हम लोग गए तो पूरा का पूरा केंद्रीय वाहिनी था, वो सेंट्रल फोर्सेस को कहते हैं, और एक भी स्टेट पुलिस का कर्मी नहीं था, और ये उनके लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। स्टेट पुलिस का मतलब वहां सिक्योरिटी नहीं होता है, वो होता है कि पार्टी का कैडर जो पार्टी के गुंडों को प्रोटेक्शन देगा खुलेआम। तो वो हुआ, और दूसरा उन्होंने स्टेट ऑफिशियल्स को भी नहीं आने दिया। तो बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग का काउंटर सिस्टम जैमिंग से बीजेपी ने किया, और चुनाव आयोग ने भी उसमें कि सिस्टम ही जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब सवाल ये उठता है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, उसके बाद से अमित शाह लिटरली वहां पे कैंप कर जाते हैं। हाँ, उनके ये बड़ी कैंप करते करते, हाँ कैंप कर गए, और वहां देखिए बीजेपी की तैयारी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह, वो एक विधानसभा के इंचार्ज हैं। असम के गृह मंत्री और श्रम मंत्री हैं रुपेश ग्वाला, वो कलकत्ता के एक चौरंगी के इंचार्ज हैं। अरे मतलब बाप रे। बड़े बड़े, आप मतलब हम एक छोटा छोटा मिसाल आपको दे रहे हैं कि किस तरीके की हाँ। तैयारी है ये। अब इस तरह का जब अमित शाह आते हैं, इसके पहले इस तरह का मैनेजमेंट नहीं दिख रहा है, ये बस अमित शाह की एंट्री के बाद होता है। कहने के लिए लोग कहेंगे कि बीजेपी एक संगठन है, कर रही थी, लोगों में विश्वास नहीं था, लोगों में विश्वास आता अमित शाह के आने के बाद। इस बार ये मार्च ऑनवर्ड आपको दिखेगा। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम लोग मार्च में और उसके बाद अप्रैल में भी जब हम लोग जा रहे हैं उसी एरियाज में, तो इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस क्या है कि हाँ, इस बार लग रहा है कि अगर छापा वोट नहीं हुआ, स्टेट पुलिस का रोल नहीं रहा, इस बार केंद्रीय थोड़ा सख्ती हो गया, ये मेजर हो गया। छापा वोट मतलब जो छाप लेने का, छापा वोट वहां पे कहते हैं, वोट छाप लेना, ठीक है। तो अब ये हो रहा है कि जो एंटी टीएमसी सेंटीमेंट है वो प्रो बीजेपी में मेटामॉर्फोज हो रहा है, बदल रहा है। ये आपको मिड मार्च से अप्रैल की बात बता रहा हूं। मुस्लिम एरिया में क्या है स्थिति? मुस्लिम एरिया में है कि जो पिछली बार थोड़े बहुत लोकल पार्टी जो थे, जैसे इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ, फुरफुरा शरीफ है, उसके नेता नौशाद सिद्दीकी हैं, एक सीट भी जीत गए थे, हुगली बेस्ड है लेकिन साउथ 24 परगना भांगर का जीते। ओवैसी साहब बहुत पिछली बार शोर मचाए, सीट नहीं मिली लेकिन एक माहौल बनाए। उसी तरीके से इस बार हुमायूं कबीर तो मस्जिद ही बनवा रहे थे, बाबरी मस्जिद। इन सब लोगों का पहले ही जो बैकग्राउंड है, इस सिचुएशन में मुस्लिम्स के बीच में बीजेपी बी टीम की बन गई, और वो जो माइनॉरिटी वोट है वो कंसोलिडेट हो गया। इतना कंसोलिडेट हो गया कि बंगाल में तो हुआ ही हुआ, जो भी बाहर में एनसीआर, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, सब लोग ट्रेन से आके वहां पे कैंप कर गए। हिंदुओं ने भी किया, जो श्रमिक थे, प्रवासी बंगाली थे, वो भी बड़ी संख्या में आए। तो ये स्थिति हुई।
उसके बाद अंत में सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि वहां पे हमने कहा कि बाकी जगह परसेप्शन वॉर आप इसलिए जीतते हैं कि माहौल क्या है, जब आप पूछते हैं कि किसकी हम्म, हवा है, कि उससे जो अभी तक अनडिसाइडेड या स्विंग वोटर है वो आपकी तरफ आ जाए, वो हवा के साथ बह जाने वाला। बंगाल हम्म, में तो अपने वोटर को अगर वोट दिलवाना है तो आपको यह सिद्ध करना होगा, एक, कि कोई डर नहीं है, निकलिए। दूसरा, चुनाव के वक्त डर नहीं है, चुनाव के बाद भी डर नहीं है और चुनाव के बाद डर नहीं है, ये इससे नहीं जाएगा कि सीआरपीएफ 2 महीने रहेगी, वो इससे जाएगा कि सरकार हमारी बनेगी। हम्म, ये अब इसमें देखिए कहीं कहीं एक विस्पर कैंपेन चला कि बीजेपी को चुनाव सरकार बनाने के लिए 294 में 148 चाहिए, 148 नहीं, 115 भी आ गई तो बीजेपी सरकार बनाएगी। आपको भी पता है कि ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन आमतौर पे होती नहीं है इतनी आसानी से। लेकिन इसकी एक उपयोगिता है, ये एक मेथड है बंगाल में। आपको ये इसलिए कहना है कि मान लीजिए किसी ने रत्ती भर कहा कि नहीं नहीं दीदी, भले ही 215 से इस बार कम हो जाए, लेकिन सरकार तो 5-10 से उसी की बनेगी। तो इसका वैसे में काउंटर। आपको भी कहना है कि हमारा 100 क्रॉस कर गया तो सरकार हम, तो देखिए ये मेथोडिकल है, ये कोई ऐसे ही बड़े दावे नहीं है जो लूजली आप कर रहे हैं, कैजुअली कर रहे हैं। ये परसेप्शन में आपको ये दिखाना है कि हमारी सरकार बन रही है, तभी आपका वोटर डरेगा नहीं, क्योंकि वो तनिक भी डर गया। उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, ये हमने अब तक जो डिस्कशन किया इसमें एक बात तो एस्टेब्लिश हुई कि जो वोटर उसके मन में ये डर खत्म किया गया कि अगर वोट आप डालने गए और सरकार आपकी नहीं बनी तो आप पिटेंगे। ये डर खत्म हुआ। इसको मैं तो जो कि मुंबई में था तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने हर चैनल के अलग अलग रिपोर्टर्स के वॉक्स पॉप सुने हैं। ये मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता आपने फलाने जी की कहा, मैंने सारे चैनलों के वॉक्स पॉप सुने हैं, चाहे वो राजीव रंजन हो, न्यूज 24 वाले या आज तक वाले या एबीपी वाले, सबके। मैंने पहली बार लोगों को ये कहते सुना कि मतलब बहुत लोग तो नाम ले रहे थे, मैं इनको वोट दूंगा, उनको वोट दूंगा, मैं परिवर्तन चाहता हूँ। ऐसे पब्लिक व्यूज मैंने बंगाल इलेक्शन में इससे पहले नहीं सुने थे। तो आपकी ये बात स्टेब्लिश होती है कि डर खत्म करने में सफलता मिली। लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी बाकी है, कौन जीतेगा तो 4 को पता चलेगा। वहां का जो डेमोग्राफिक है, मोटे तौर पे फॉर द शेक ऑफ कैलकुलेशन 30-70 मुस्लिम और जी, हिंदू का मोटा मोटा 30-70 का हिसाब है। तो 30 में तो एक को वोट नहीं मिलेंगे बीजेपी को, भले ही कोई एक सर्वे का 8% वोट मिलेंगे, मुझे लगता है उससे बड़ा फर्जी तो कुछ हो ही नहीं वो सकता। क्वांटिटेटिव सर्वे पे कॉमन तो सेंस बिलीव ही ही कह रहे मत कि कीजिए। जिस तरह का पोलराइजेशन वहां पे है, उसमें ये जो आंकड़ा, इसमें बीजेपी को जीतने के लिए उस 70% का 70% कम से कम चाहिए, कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल कम से कम। इज इट पॉसिबल? मतलब कहने का मतलब है कि 10 में 7 हिंदू बीजेपी को वोट हाँ, करे। यस, यस। अ, और अगर वो 6 पे रह गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मुश्किल है। बिल्कुल। अब देखिए बहुत सारे एरियाज में यहाँ पे आपको ये तो आपने पूरे स्टेट की डेमोग्राफी बताई। अब हम्म, यहाँ पे हमें बंगाल को उसके रीजन्स में समझना होगा। हम्म, अब जैसे अगर आप बंगाल के नक्शे को देखें तो फरक्का वो जगह है मुर्शिदाबाद और मालदा के बीच में, मुर्शिदाबाद में, जहां से गंगा जो है बिहार झारखंड की तरफ से बंगाल को काटते हुए बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, एक हिस्सा हुगली में चला आता है। वो डिवाइडिंग लाइन है। फरक्का बैराज जो है उसके ऊपर मालदा डिस्ट्रिक्ट है जो नॉर्थ बंगाल की शुरुआत करता है, नीचे हम्म, मुर्शिदाबाद है जो साउथ बंगाल का। तो मालदा से लेके कूच बिहार जो असम के कोकराझार वाले बोडो बीटीएफ या धुबरी वाले एरिया तक है, मतलब आप देखेंगे चिकन नेक कहते हैं ना बिहार के किशनगंज से लेके सिलीगुड़ी। तो आप देखिए कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार जो भूटान की तरफ है, और कूच बिहार, ये 4 जिला। उसके अलावा मालदा उत्तर दक्षिण, दिनाजपुर पतला सा चिकन स्नेक का पार्ट है, उत्तर दक्षिण। ये जो है नॉर्थ बंगाल के जिले हैं, इनके पास बस 54 सीट है हम्म, 294 में। मतलब इसको आप हटा दें तो भी बंगाल की 240 सीटें बच जाती हैं। बट हम्म, इस 54 सीटों में आप देखिए उत्तर दिनाजपुर और उत्तर मालदा को आप छोड़ दें और एक आध हर जिले में थोड़ा बहुत, तो यहां पे बीजेपी का संगठन भी है और बीजेपी का सेंटीमेंट भी है। सेंटीमेंट तो पूरे बंगाल में है,
लेकिन यहाँ पे संगठन भी है। संगठन की बात हम लोगों ने शुरू में की थी, लेकिन बीजेपी अभी भी सांगठनिक तौर पे कमजोर है, लेकिन नॉर्थ में है। लेकिन नॉर्थ में तो आप ऑलरेडी पहले से 30 सीट जीते हुए हैं। इस बार हम लोग मान के चल रहे हैं कि 5-1 सीट और बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां ये डेमोग्राफी का खेल है इस बार। 5 सीट तो वो चलिए। अब वहां तो बढ़ा आपका, वहां संगठन, लेकिन जैसे ही आप मुर्शिदाबाद में आते हैं, खूब नाम कटा, मुर्शिदाबाद में लगभग 7 लाख नाम कट गए। वहां पे लेकिन लगभग 67% मुस्लिम है ऑन एन एवरेज। मुर्शिदाबाद शहर और बहरामपुर शहर, जहां से अधीर रंजन चौधरी हैं, उसको छोड़ दें तो 7 लाख, मतलब हर विधानसभा में ऑन एन एवरेज कहिए 15,000 20,000 जो भी नाम कटे, लेकिन मुस्लिम आबादी इतनी है कि 22 सीटों में बीजेपी के लिए अब कुछ भी कट गया तो वो 40,000 50,000 की जगह वो 30,000 से जीतेगा, 25,000 से जीतेगा। तो वहां पे संभव नहीं है। संभव कहां है जो आप कह रहे हैं कि 10 में 7 वाला काम करेगा, ये करेगा। अब आप देखिए, आप झारखंड, मुर्शिदाबाद के नीचे बीरभूम शुरू होता है, तारापीठ वगैरह सब बीरभूम में ही है। तारापीठ जो है बीरभूम, शांति निकेतन जो टैगोर की ये थी वो बोलपुर में हो गया, बीरभूम जिले में। बीरभूम के बाद आपका आता है बांकुरा, पुरुलिया, उसके बाद आता है झारग्राम। ये सब झारखंड ओडिशा के बॉर्डर्स पे है। यहाँ पे एससी और एसटी में मुंडा, ओरांव, संताल, ये कम्युनिटीज हैं। बंगाली स्पीकिंग भी है। इन सब एरिया में देखिए कि मुस्लिम पॉपुलेशन कम है और इस बार डर भी कम है, तो यहां 10 में 7 आएगा। यहां 10 में 7 आएगा। जो उसी तरीके से आप आइए दुर्गापुर, आसनसोल जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, पश्चिम बर्धमान में, पूर्व बर्धमान में 16 सीट में 0 था बीजेपी का। इन सब एरियाज में 10 में 7 आएगा, जहां जहां डेमोग्राफी आपके फेवर में है। लेकिन जहां पे बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर है, वहां पे 10 में 7 आ भी जाए तो वो सीट निकलना मुश्किल है। डेमोग्राफी उसी तरीके से आप देखिए कि हुगली है, फुरफुरा शरीफ वाले वहीं से आते हैं। हुगली में 18 में केवल 4 सीटें आई। हावड़ा है, हावड़ा में 0 सीट। वर्धमान 16 में 0 सीट, पूर्व वर्धमान। तो 10 में आपको ये 7 वोट इन सब जगहों पे मिल रहा है। 7 नहीं तो 6 तो मिल ही रहा है, क्योंकि कुछ महिलाएं थोड़ी इस बार उस तरीके से मोबिलाइज नहीं है, वो भी शेयर कर रही है चेंज का सेंटीमेंट। लेकिन वो जो दीदी का कुछ स्कीम है उसमें कुछ गरीब वर्ग की, जो घर की हाउसवाइफ्स कहते हैं, कुछ महिलाएं पहले से कम हुई हैं, टूटी हैं, लेकिन इस बार अभी भी बची हैं। तो 7 एग्जैक्टली आएगा नहीं आएगा, चूंकि महिलाओं का एवरेज लेके, लेकिन हाँ वो है कि एक बड़ा हिस्सा आ रहा है, बहुत जगह मिल रहा है। जहां पे मुस्लिम आबादी कम है वहां पे तो मिल ही रहा है। दिक्कत कब होती है? जब आप आ जाते हैं हुगली में, हावड़ा में, कोलकाता में। कोलकाता की 11 सीटों में लगभग 5 सीटों में तो मुस्लिम डेमोग्राफी 30% प्लस आ जाती है। उसके बाद आप नॉर्थ 24 परगना में चले जाइए, जो उसमें मथुआ बेल्ट को छोड़ दीजिए तो संदेश खली का इंसिडेंट आपने सुना होगा। वो बोशीरहाट नाम का एक जगह है। ये सब वो एरिया जहां डेमोग्राफी में भी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक ठाक है। और साउथ 24 परगना जिसकी 31 सीटें हैं, वहां तो डेमोग्राफी तो छोड़ दीजिए, जहां पे हिंदू ज्यादा है वो भी इस डर से, वो जो डर का धारणा है वो शायद उस तरीके से ना निकले जो वर्धमान में निकल जाए। तो कहने का मतलब है कि सेंटिमेंट तो था, लेकिन क्या वो सेंटिमेंट कन्वर्ट होगा? नो टू ममता, यस टू बीजेपी, ये अलग अलग क्षेत्र में जो फियर साइकोसिस थी वो कम हुआ, लेकिन कितना कम हुआ? एक रत्ती भी दिमाग में जहां रह गया होगा कि गलती से टीएमसी आ गई तो मान के चल रही है वो कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। परफेक्ट। तो दो टॉपिक अपने कवर किए, एक तो ये वाला कि डेमोग्राफी वाला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और दूसरा फियर फैक्टर। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी या किसी भी दल के लिए आज के जमाने में, महिला वोटर। एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ी हो गई है, उसको तरह तरह से सरकारें, पार्टी ने सरकारें ही पैसा देती हैं, और वो सीधे डीबीटी है, बड़ी अच्छी स्कीम चली, उसको मैं डीवीटी बोलता हूँ, डायरेक्ट वोट ट्रांसफर स्कीम है। 5,000, 10,000, 20,000, जो जिसकी श्रद्धा हो और जो जितना अच्छा ऑफर दे सके। मैंने एक बार जब मैं चैनल पे था आपसे ही मैंने सवाल किया था कि बेटर ऑफर किसका है,
तो जैसे तमिलनाडु में मैंने सुना फ्रिज दी जाएगी, तो ज्यादा अच्छा ऑफर है हाँ, यार। फ्रिज तो मतलब हाँ। सस्ती वाली भी 15-20 हजार से कम थोड़ी मिलती है। तो नहीं, नहीं। ऑफर किसका बेटर है, इस बात पर विमेन वोटर बहुत मैटर करता है। तो बंगाल में इसकी क्या जी। तस्वीर है महिला वोटर के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए बहुत एक चीज पिछली बार के चुनाव में ये आया भी पोस्ट पोल सर्वे में, सीएसडीएस हाँ, वगैरह ने, जिनकी रिलायबिलिटी है क्योंकि वो मेथोडोलॉजी बताते हैं। देखिए सर्वे की रिलायबिलिटी नंबर से नहीं होती है, वो इससे होती है कि आप बताइए कि आपने कैसे किया सर्वे। नंबर तो करेक्ट। बाद में आएगा ना। तो पिछली बार आया, उसमें आया कि ममता बनर्जी को वोटर्स में 13% का 2021 में लीड था। मेरा मानना है कि थोड़ा कम रहा होगा, क्योंकि छापा वोट एक साइंटिफिक रिगिंग सीपीएम के जमाने से फैक्ट है। ममता बनर्जी तुरंत उस फैक्ट को नहीं बदल देंगी, कल्चर का पार्ट है। 2024 में आया कि 20% का लीड है। ठीक है, हम्म, मान लीजिए कि 2-4-5% ही था, फिर भी एक सब्सटेंशियल लीड है, डबल डिजिट में लीड है। हम्म, इस बार लेकिन हमने देखा दो चीजें थी, जो शहरी और गांव में कामगर जो वर्किंग महिलाएं थी, हम्म, वो टीएमसी से कंप्लीटली डिसइल्यूशनड है। बहुत हम्म, सारे हाउस होल्ड जिनको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सर्वे का पार्ट करते हैं कि वहां बार बार जाते हैं पिछले 10 सालों में, हम्म, तो वहां पे हमने देखा कि कुछ एक परिवार में, और ये कोई गरीब परिवार नहीं था, ये वो परिवार था जो टीएमसी को दे रहा था, कि माँ ने दिया था कि उन्हें लगा कि हमें कुछ कुछ स्कीम मिल रहा है तो हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम बच्चों को दे रहे हैं। बेटी को एक जॉब मिला था पिछली बार 2021 में, तो उन्होंने दिया कि भाई हमें जॉब मिला है। जो पिता थे, मतलब जो हस्बैंड थे, उन्होंने बीजेपी को दिया था। तो हम्म, डिवाइडेड हाउस होल्ड आपको दिखा। इस हम्म, बार हमने जब पूछा, तो इस बार माता जी ने तो कहा कि भाई हम नहीं देंगे टीएमसी को, हम बीजेपी को देंगे, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे पिछली बार हमने नहीं माना। तो हम्म, इस बार क्यों मानेंगे? क्योंकि मेरी बेटी का डीए नहीं बढ़ा है, डियरनेस अलाउंस। ओ, अब देखिए साइकोलॉजी देखिए, कारण हम्म, ये नहीं है डीए, कारण ये कि फ्रस्ट्रेशन आपका भी था। वो भत्ता जो है, भाता जी भी, वो तो एक रेशनलाइजेशन था कि अरे दीदी दे रही दे दो, लेकिन आपको भी पता है बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है। आलू की खेती देखिए, बंगाल की त्रासदी क्या है। जब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी सिंगूर में, वो हुगली जिला जो है वो आलू की खेती के लिए जाना जाता है, देश में अव्वल दर्जे पे था। बंगाल भी पोटैटो फार्मिंग में अव्वल दर्जे पे। आलू के वो खेत थे। तो नैनो आया जब री इंडस्ट्रियल, चूंकि वामपंथियों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तो उन्होंने कोशिश की कि फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो उस समय एजिटेशन हुआ, ममता ने लीड किया, और हम हमेशा मजाक में कहते हैं कि बंगाली चोज पोटैटो ओवर नैनो, हम्म, कि वो आलू के। अब आलू के एक्सपोर्ट पे वहां पे रोक है, क्योंकि एक बार बंगाली आलू बहुत प्रेम से खाते हैं। हर चीज में हम्म, आलू मिलेगी आपको, बिरयानी में, मछली में, मटन में, और टेस्टी भी होता है। अब हम्म, आलू का एक बार दाम बढ़ा तो एक्सपोर्ट पे रोक लग गया। इस बार आलू की पैदावार अच्छी हुई, फसल की कीमत इतनी कम थी कि बहुत सारे किसानों ने खेत में ही छोड़ दिया। तो अब देखिए फ्रस्ट्रेशन इकोनॉमिक भी है। तो घर की जो महिला, अब उसे लक्की भंडार, एक तो ये नया नहीं है कि 10,000 बिहार की तरह दे दिया, 9,000 असम की तरह दे दिया, या लाटकी बहन वाली पहली चीज आई कि 3 किस्तों में दे दिया। ये चला आ रहा है। जब 5 साल से जो स्कीम है वो एंटाइटलमेंट हो जाता है, उसका एक्साइज, वो नया लड्डू नहीं है, ऊपर से हम्म, बाकी चीजें हैं। तो गांव में भी महिलाएं शिफ्ट की, और एस्पिरेशनल इस नैरेटिव को चुना। हम्म, आरजी कार वाली इंसिडेंट, उससे ज्यादा कि उस इंसिडेंट के बाद जिस तरीके से बयान आए मुख्यमंत्री से लेकर सबके, उसी हम्म, तरीके से संदेश खली वाला इंसिडेंट, इन सारे चीजों को देखते हुए महिलाएं वोटर जो पढ़ी लिखी और शहरी थी वो तो टूट गई बड़ी संख्या में। जो हम्म, ग्रामीण महिलाएं थी जिस पे लोग बेट कर रहे हैं, उनमें भी क्रैक हुआ, लेकिन उसका चूंकि हमने स्टैटिस्टिकल सर्वे नहीं किया, किस हम्म, हद तक है ट्राइबल वीमेन में या बहुत गरीब वीमेन में, कहा कि भाई हमें तो 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिलता है, तो जो मिलता है दीदी का स्कीम मिलता है। बीजेपी 3,000 का वादा कर रही है लेकिन दीदी दे रही है, तो वो भी एक था। अच्छा, लेकिन एक चीज क्लियरली था कि ग्रामीण गरीब महिलाएं भी वर्चुअली स्प्लिट थी। अब वो 6-4 था, 7-3 था, 4-6 था, हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ महिलाएं दीदी के साथ रहीं। हम्म, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इस बार शिफ्ट किया है, क्योंकि उसने अपने बच्चों के रोजगार, महंगाई, हम्म, चास बास कहते हैं खेती बाड़ी, उसकी जो रूरल डिप्रेशन या डिस्ट्रेस है उन, और हम्म, सुरक्षा के मुद्दों को उसने तरजीह दी, ये भत्ते के ऊपर, जो रूपश्री, कन्याश्री,
लकी भंडार और भी बहुत सारे स्कीम्स दे दी। एक पिता ने बताया कि मैं तो दे रहा हूँ, मेरी बेटी शायद ना दे। हमने बोला क्यों? 2 साल में 65,000 रुपए मिले हैं। वहां पे है हर हर चीज के लिए है कि 25,000 इसके लिए, कुछ उसके लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि नहीं, लेकिन हम और हमारी पत्नी इस बार मन बना है कि हम लोग बीजेपी को दे देंगे। क्रैक है, क्रैक का क्रैक। एक्सटेंट जो है वो नहीं। दिक्कत सर्वे की जो आपने बात की वो सबसे बड़ी ये है, उस पे हम लोग बाद में आएंगे, कि बंगाल बाकी जगह लोग खुल के बोलते हैं। चाय के दुकान में हाँ भैया क्या माहौल है, हम सपा को देंगे, हम बसपा को देंगे, ये कांग्रेसी है। किसी भी जगह जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, बिहार में जाइए, बंगाल में अगर आपने ग्रुप में कहीं पूछ दिया कि क्या माहौल है, तो सन्नाटा छा जाएगा। ट्रू। एक दूसरे के सामने नहीं बोलेंगे। अगर सेम फ्रेंड सर्किल है और उन्होंने वेरीफाई कर लिया कि आप टीएमसी के नहीं है, पार्टी के नहीं है, फिर वो खुल के बता देंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर आपने मिक्स्ड ग्रुप में पूछा, क्योंकि उसका कॉस्ट है, हो सकता है उसके घर पे कुछ अटैक हो जाए, धमकी मिलने लगे कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे थे, वहां पे लोग क्या करते हैं, कभी कभी इशारों में बोलते हैं। जैसे हम लोग ने बताया कि अरे दादा अकेले में पकड़िए, कि दादा क्या लग रहा है, किसी क्या, नहीं नहीं हमें कुछ, कि मुझे कुछ नहीं पता है, हम तो अपना काम करते हैं, हमें क्या मतलब है, कोई है कोई जाए, जो पूरे देश का होता है। लेकिन फिर भी आप जब थोड़ा बताइए, क्रेडेंशियल बताइए, बैठिए, इधर उधर की बात कीजिए, तो फिर बोलते हैं कि जो देश के लिए अच्छा होगा वो बंगाल वो होना चाहिए। तो वो एक इशारा है, देश के लिए अच्छा मतलब सेंटर, डायरेक्शनल वो देता है, किसको वोट पड़ेगा, क्या लगता है। जय श्री राम। इस तरीके से जो बंगाल में बहुत लोग कोड में आपको हिंट देते हैं, तो आपको उसके कल्चरल और पॉलिटिकल वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में उसको रीड करना पड़ेगा। लेकिन उसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अब जब लोग ही हेज कर रहे हैं, हालांकि वो प्रदीप गुप्ता वाली बात मैं नहीं मानता हूं कि 10 में 8 है, 5-6 तो बोल ही रहे हैं, और बहुत सारे लोग कोड में बता रहे हैं, वो भी काफी है। लेकिन हाँ, वहां पे क्या है कि ये हेजिंग चल रही है, कि देखते हैं, उस दिन देखेंगे, पता नहीं क्या होगा, कितना उस दिन सुरक्षा होता है, सोचना पड़ेगा, दिक्कत तो नहीं होगा। ऐसे में किसी सर्वे की वेरिफिकेशन भी, जब वोटर खुद ही नहीं वो पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रहा है, एक अच्छा खासा करेक्ट। वोटर, आप कैसे उसको डेफिनेट मोड में बांट सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का वोट इस बार टीएमसी से टूटा है, लेकिन वो 10 में 7 टूट गया है, ये मैं ये नहीं कहना, मानता। ये एक्सेस जी, ने क्यों, आपको क्या लगता है एक्सेस ने क्यों नहीं दिया सर्वे? देखिए अरे गेस प्रदीप वर्क प्रदीप गेस। प्रदीप प्रदीप गुप्ता जी अनुभवी है ना भाई। हाँ सर्वे करवाने के लिए तो लोगों को हायर करते हैं। अब वो हाँ बेचारे अंडर ग्रेड स्टूडेंट होते हैं, अब वो कहाँ से बंगाल में बुलवा पाएंगे? आप हम सब लोग चले जाएं तो वहां पे मशक्कत करनी पड़ती है, कि भैया हम पार्टी के 2021 में और 20 में हम चले गए थे 6 महीने पहले। अब जाए तो आप पीके के आदमी हैं, तो हमने बोला पीके क्या होता है? बंगाल में एब्रीविएशन भी होता है ना, मुखोपाध्याय मुखर्जी, बंदोपाध्याय बनर्जी। तो प्रशांत किशोर थे, बंगाल जाके वो पीके हो गए, आज भी वो पीके ही है, बिहार में पीके ही रहे। तो हमने बोला कि नहीं 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 नहीं, ये पीके वीके इस तरीके से नहीं। हमने कहा कि देखिए जेएनयू से पढ़े हैं, पीके से जोड़ दीजिएगा तो थोड़ा बहुत रिस्पेक्टेबल नहीं लगता है। ताकि हाँ, चूंकि वहां जेएनयू वगैरह का एक है लेफ्ट का एरा, तब जाके वो खुल के बताते थे कि नहीं नहीं इस बार ये स्थिति है। तो जब हम लोगों को इतनी मशक्कत करनी होती है, आप एक मतलब यंग फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सर्वे क्वेश्चनर के साथ, और जो जो कोर्ट में क्वालिटेटिवली कन्वर्सेशन में बता रहा हूं, उसको कहिए कि डेफिनेटिव वो दे दे, उसके तो बहुत दिमाग मुश्किल। में आएगा कि ये टीएमसी के पास पहुंच गया। तो बोला अच्छा जी तो आप है। तो ये है आपका वोटिंग चॉइस। तो ऐसे में कहां से है? मतलब बंगाल पोलस्टर के लिए स्लिपरी स्लोप क्यों है? नहीं तो वो आप ये एक, कह रहे हो कि प्रदीप ने सही किया कि उन्होंने नहीं दिया क्योंकि नंबर नहीं गलत नहीं आ नहीं रहा नहीं ये नहीं 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 वो जो मुझे लगता है वो एग्जैजरेट कर रहे हैं। वो कह सकते थे भाई, आप रीड कर सकते हैं ना, लेकिन हमें लगता है कि उनकी टीम जो है वो कमजोर थी। वो 18,000 किलोमीटर चले, 16 इनोवा से चले। अरे ये बड़ा ही मतलब कि हाँ वो सब कुछ हुआ, है। कि ऐसा नहीं वो समुद्र सेफ मंथन प्ले हो रहा कर है, रहे हैं, निकला कुछ नहीं। सेफ प्ले कर रहे हैं क्या वो? बहुत थियरी है उसके पीछे कि या तो अब उनके पास देखो नंबर प्रदीप ऐसा जो है, और जब दूसरा है 2024 के बाद ओके सबसे ज्यादा गाली सुनने वालों में वही है। हाँ, ये नहीं 24 के बाद वो गाली। प्रदीप जी देखो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग इसलिए नहीं ये उनकी उनके लिए कह रहे हैं क्योंकि ये टॉक ऑफ द टाउन है यार, कि सबसे क्रेडिबल सोर्स से तो सर्वे नहीं आया बंगाल का, तो इसलिए उसकी बहुत चर्चा हो रही है। तो प्रदीप जी ने हो सकता है सेफ प्ले किया हो कि यार
सर में समझ नहीं आ रहा क्या दूं, गलत पड़ जाऊं, क्योंकि 24 में बहुत बुरी तरह से हम गलत पड़े थे, तो क्यों नहीं, रिस्क और लिया? तमिलनाडु में ऑलरेडी वो आउटलायर है। अरे तो तमिलनाडु अगर में तो उन्होंने, मतलब हिंदी में हम लोग कोट अनकोट कांड कर रखा है, वो टीवी की वाले को सरकार बनवा रहे हैं उसकी वो। अरे अब अगर वो वो बन गया तो इनको एडवाइजर रख लेगा वो, एडवाइजर कैबिनेट नहीं भाई, मिनिस्टर का दर्जा देंगे। ये स्टूडियो में डांस करेंगे कि देखो मैंने कहा था तमिलनाडु में ये होगा, और ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात होगी कि मतलब एकदम हाँ, अलग इंटरेस्टिंग लेकिन इंटरेस्टिंग। सवाल सवाल ये है कि आउटलायर में या तो अर्श पे या फर्श पे, उसके साथ कहीं बंगाल भी गड़बड़ा जाता हाँ, इसलिए तो उन्होंने एक ही रिस्क लिया। हाँ, बेटर। ये हो सकता है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं, एन छोटा होता है, कितना भी प्रिसीजन कर लें, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं है। मतलब चर्चिल जब वर्ल्ड वार जीत गए, इंग्लैंड में वर्ल्ड के लीडर थे, और जब चुनाव हुआ तो उनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है हार गई, तो लोगों ने पूछा कि भाई आप कैसे हार गए, आप तो पूरी दुनिया के नेता थे। लेबर पार्टी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट तक नहीं दिया कि ये तो हमारे लीडर हैं। तो उन्होंने बोला कि अ, ब्रिटेन परफेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि परफेक्ट डेमोक्रेसी में लोग बेवफा होते हैं। तो तमिलनाडु में हो सकता है कि लोगों ने उत्साह में बता दिया, जाके सोचे कि भैया ठीक है, ये क्या पता आप दो जिसको दे रहे हो पहले से चला आ रहा हो। रिस्क तो रहता है हमेशा, देखिए इसमें कि आपके नहीं नहीं, इनपुट सारे सही हो, लेकिन आउटपुट फिर भी गलत हो सकता है, क्वांटम जंप कुछ हो जाए, लोगों के दिमाग में क्या आ जाए, तो वैसी स्थिति में बड़ा दिक्कत है चलो इस अगले सेंस सवाल में। पे चलते हैं, उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी सोशल रिसर्च का ही आदमी हूँ। बहुत मेहनत से लोग काम करते हैं, इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सोशल रिसर्च को क्वांटिफाई करके आउटकम निकालना इज अ टफ जॉब, बहुत टफ जॉब होता हम्म, है। तो उनकी मेहनत को मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो प्रदीप जी हो चाहे जो भी लोग हो। बात हम लोग करते हैं इसलिए क्योंकि आउटकम गलत हो गया तो बात करेंगे ही, लेकिन उनकी मेहनत पे बिल्कुल। कोई कमी नहीं होती, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। चलो अगला सवाल मेरा ये है कि अब बंगाल किसी जमाने में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला स्टेट था, लेकिन वो सब उद्योगपतियों के अब हेड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन अभी भी हाँ, कुछ लोग वहां पे हैं, जैसे आरपी है। संजीव गोयन का ग्रुप है, हर्ष नेवतिया का ग्रुप है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल वाले भी हैं, हम्म, काफी लोग हम्म, हैं। तो है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वहां पे, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे और बड़े व्यापारी हो, उनकी सोच का कुछ अंदाजा मिला क्या? बिल्कुल मिला है, काफ़ी अच्छे से मिला है, चूँकि देखिए एक तो वहाँ पे बांग्ला भाषी बनाम जो हिंदी भाषी कहते थे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जो गुजराती, मारवाड़ी जो बिग बिज़नेस उसमें 2 लेयर है। एक, बीजेपी की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने ये कमिटेड वोट थे, जब नहीं भी लोग देता था तो 2011-16 वगैरह में, खैर एक समय तो ममता थी बीजेपी के साथ, कि ये लोग बेस हैं। और ऐसा माना जाता है कि बीजेपी की एक कोर सपोर्टर्स है, लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो बड़ा बाजार में वहां पे आप चाहिए, या जिनकी आप बात, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे सीपीएम हो चाहे टीएमसी हो, वो उसके साथ मिले रहते हैं। कारण यह है कि एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी एक कंफर्ट जोन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और बिजनेस आप जानते हैं, आप तो बेहतर जानते हैं कितने उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कोई भी चेंज जब तक कि आपका पहले से कंफर्ट जोन उसके साथ ना हो, वो बिग बिजनेसमैन जो है ना, वो रेसिस्ट, जैसे हमने बाद में जब 2021 में हम लोग सोच रहे थे बीजेपी आएगी, जब नहीं आई, तो हमने रिविजिट किया अपने बहुत सारे फील्ड डेटा को, फील्ड नोट्स को, उसमें देखा कि कुछ बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से जब हमारी बातचीत हुई, तो हमने उसमें बचकानी ये कर दी कि ये मान के हमने कहा कि तो इस बार तो आप लोग सब लोग बीजेपी को देंगे या उस दिन वोट देने ही? मेरा ये था कि बीजेपी के तो आप वोटर हैं, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि आप निकलेंगे वोट के लिए या नहीं निकलेंगे? हम्म, तो 1-2 लोगों ने कहा कि नहीं-नहीं, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि बीजेपी को ही देंगे? ऐसा नहीं है। हम्म, 2021 की बात बता रहे हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन बड़े व्यापारी वहाँ थे, काफ़ी बड़े। लेकिन जो मझोले और छोटे व्यापारी वर्ग हैं, हम्म, क्योंकि ज्यादा तो वहां की बंगाल की बिजनेस जो है आज के डेट में गैर बांग्ला भाषी लोगों के बीच में है, जो वहां पे ठीक। कई पीढ़ी से रह रहे हैं, वो तो बिल्कुल कट्टर बीजेपी की तरफ है। हम्म, बिल्कुल, इनफैक्ट 2024 में हमने देखा कि इतनी डिप्रेशन थी कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाते, लेकिन ये धरोहर है, ये सब बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है, हमें इसका प्राइस नहीं मिल रहा है, कि हम्म। इतना वहां पे अभी भी सस्ता है। शायद बीजेपी जीत जाए तो अभी इन्वेस्ट करने का सही मौका है लोगों को, जब तक कि हाँ 4 बजे यस। तक।
लेकिन मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कहीं पे, किसी ने ऐसे ही लिखा कि अगर वहां रिजीम चेंज हुआ तो वहां रियल एस्टेट के दाम बहुत बढ़ेंगे, और जी, वहां की जो कंपनियां हैं जो जिनके अभी भी हेडक्वार्टर्स वहां पे, और वो मार्केट में अगर लिस्टेड है, तो उनमें आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक अलग तरीके का रजीम चेंज हो सकता है। तो ये खबरें ऑलरेडी हैं कि रियल एस्टेट के दाम बढ़ेंगे, मतलब ये होगा वो होगा। कोलकाता को छोड़ दे तो अभी भी 35-40 लाख में अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। कोलकाता में जमीन कितने के का तो मिलता है? कोलकाता में कितने का? कोलकाता में एरिया वाइज है, अलग अलग एरिया वाइज है, लेकिन वहां भी 1 CR में आपको एक बहुत ही डिसेंट, आप बढ़िया हाँ, एक डिसेंट लोकेलिटी में पा सकते हो, उससे कम में भी आप पा जाएंगे। किस एरिया में जा रहे हैं, अभी भी देश में जिस तरीके से रियल एस्टेट, जैसे दिल्ली में तो हमने देखा कि पिछले 3 साल में ये 2.5 गुना बढ़ गया है बहुत ज्यादा। इसका। हाँ, जैसे 2 BHK, थ्री BHK वसंत कुंज में फ्लैट अगर 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ का था 2021-22 तक, अभी हम्म। वो आराम से 4, 4.5, 5, 5.5 करोड़ तक इस तरीके का डिमांड भी 6-6 करोड़ तक लोग डिमांड कर रहे हैं आपके नोएडा अभी। में हाल देखो ना आप। जी, 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 नोएडा में सेक्टर बिल्कुल। 42-47 कौन सा, जहाँ पे एक बहुत बड़ा बिल्डर बना रहा है, गोदरेज वोदरेज का नाम है उनका। हाँ, हाँ, बना रहे हैं ना। 4-4 5-5 करोड़ के फ्लैट बना रहे हैं भाई वो। अब नोएडा में अगर ये रेट चल रहा है तो आप नहीं, वो तो सोचिए। नॉर्मल है, 4-5 करोड़ अगर आप एक डिसेंट चाहते हैं, बहुत फ्लैशी नहीं है, आप डिसेंट सा चाहते हैं कि जो एक मिडिल क्लास का शुरुआती सपना होता है। और अगर थोड़ा मतलब 10 करोड़ वगैरह में तो आपको वो मिलेगा कि हाँ, हाँ, इसमें थोड़ा-सा ड्यूप्ले हो जाएगा, थोड़ा छत अपनी हो जाएगी। वो फ्लैट की बात हम बता रहे हैं आपको, टेरेस बढ़िया होगा, सामने बालकनी नहीं दिखेगी। तो ये लेकिन आप अभी भी बंगाल में और कोलकाता में जाइए, तो लगता है कि नहीं, नहीं, समय ठहरा हुआ है। अब जिंदगी काटने के लिए ठीक है, लेकिन एस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी है, क्योंकि ये जो रोमांटिसाइजेशन है कि बंगाल में 25-50 रुपए में अभी भी खा लेते हैं, तो लोग भूल जाते हैं कि इसके पीछे की भयावह स्थिति क्या है, कि कोलकाता की पूरी बंगाल एक कॉलोनी बन के रह गई है, और आपकी 75 to 80%, इनफैक्ट 85% लोग भत्ते पे जी रहे हैं, जो सरकार भत्ता देती है, ये भत्ता, वो भत्ता, वो भत्ता। तो वैसी स्थिति में अभी आप देखिए कि हम लोग क्या बात कर रहे थे, प्रश्न नहीं, किस पे अब था? हम लोग बिजनेस वाले पे निकल गया, बिजनेस हो गया, अब आते हैं हाँ, जी, दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि अगर मतलब अगर मगर इसलिए क्योंकि अब एग्जिट पोल आ चुका है, तो अपन नाम ले सकते हैं। 4 मई जी, को अगर बीजेपी जीती या टीएमसी जीती, तो दोनों के मुझे दो दो प्रमुख कारण बताओ, और आपका जो अपना सेंस बन रहा है कि कौन जीतेगा। आप तो ले सकते हैं नाम भाई, तो चूंकि सब हो चुका, अब तो अपना क्या बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कौन जीतेगा, मैं और जो जीतेगा वो क्यों जीतेगा? वो मैं अंत में बताऊंगा। पहले अगर बीजेपी जीती तो क्यों, 2 कारण, टीएमसी अगर जीती तो क्यों, और फिर बाद में मैं अपना एक अनुमान। देखिए, अगर हम्म। बीजेपी जीतती है तो हम्म। इसकी सबसे बड़ी कारण होगी कि फियर फैक्टर को कम करने के लिए हम्म। जो इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी मेजर्स रहा, मतलब आप पूरा लोकसभा चुनाव 3 लाख सिक्योरिटी पर्सनल से लड़ गए, 2,40,000 बंगाल में आपने उतार दिया। यस, पहला बहुत ये, बड़ी। और दूसरा, जो टीएमसी के खिलाफ ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी हिंदू वोटर्स में थी, वो केवल रिलीजियस आधार पे नहीं थी, वो एक कारण था, इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है और भी सारे फ्रस्ट्रेशन है। उनको ये भरोसा दिलाना कि बीजेपी सरकार बना रही है, मतलब हम्म। आपका वोट देना सेफ है, और वोट के बाद भी आप सेफ है, और कि हम सरकार बना रहे हैं, ये मैसेज फैल जाना, बीजेपी की सांगठनिक कमजोरी को कंपनसेट करते हुए लोग निकले और वोट किए। तो जो आपको लगभग 93%, 93% वोटिंग हुई, अगर आप एसआईआर को फैक्टर इन कर भी लें, तो भी हम्म। 2 से 3% लोगों ने ज्यादा वोट किया है। बंगाल यस। ऑलरेडी सैचुरेटेड हाई परसेंटेज वोटिंग स्टेट है, और हम्म। ज्यादा होने का मतलब कि हर कोई निकला कि मेरा वोट मैटर करता है। नाउ और नेवर मोमेंट, मुस्लिम्स के लिए टीएमसी के लिए, बट हिंदू के लिए बीजेपी के लिए हुआ। और हम्म। ये सेंटीमेंट जो है बीजेपी के लिए हिस्टोरिक रहा कि 70% में उसने मेजोरिटी पा ली, कि डर खत्म किया और परसेप्शन वॉर जीता, और इंश्योर किया कि वोटर सोर्स जैमिंग नहीं हो पाए। बूथ जैमिंग तो आप कर ही नहीं सकते थे। बहुत जमीन तो कर एक ये कारण। टीएमसी आई। टीएमसी अगर आ गई तो उसका हम्म। कारण रहेगा एक, कि उनका संगठन बीजेपी से बहुत मजबूत है।
बीजेपी को वहां पे भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, ये लोग अंत तक इनकी चिंता क्या थी कि सारा मैनेजमेंट आप कर तो रहे हैं, लेकिन हर पोलिंग बूथ पे आपके एजेंट रहें, उनको एक ट्रेनिंग दी जाए, वो नाइव नहीं हो, नौसिखिया ना हो। मतलब आप वहां पे, और इनके पास वेटरन टीम है, पारा कल्चर और टोला कल्चर में तो कैरम खेलने वाला, पार्टी करने वाला बैठा हुआ है, उसको सब पता है। तो एक तो वो रहा। दूसरा कि इसी से जुड़ा हुआ कि मुस्लिम और महिलाएं का एक वर्ग, पूरा मुस्लिम और महिलाओं का एक वर्ग इनके साथ रहा। और तीसरा, ये विस्पर कैंपेन की, कर लो कुछ भी, दीदी कम हो जाएगी लेकिन आएगी दीदी, फिर देख लेंगे। फियर फैक्टर, तो फियर, फियर। हाँ, फियर फैक्टर रह गया। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां रहेंगे, खासकर साउथ 24 परगना। अभिषेक बनर्जी उसको खासकर खासा अपने अंदर लेते हैं। उसके अलावे इनका संगठन का मजबूत होना। तीसरा, काउंटर पोलराइजेशन मुस्लिम्स का पूरी तरीके से 30% मुस्लिम मायने रखता है, हर सीट पे नहीं है, अरे लेकिन हम लोग कोर्स। एक मोटा मोटी बात बता रहे हैं। अब रह गई मेरी बात कि मुझे क्या लगता है। मुझे ये लगता है कि देखिए, बीजेपी के लिए मोमेंटम तो है, और सेंटिमेंट अगर बदल जाए वोट में, तो बीजेपी आराम से अच्छी कंफर्टेबल विक्ट्री पा रही है। लेकिन जैसे हमने कहा कि नो टू ममता टू यस टू बीजेपी का सफर अमित शाह के जाने के बाद शुरू होता है, पहले नहीं था। भले ही आपका कुछ अंदर से चल रहा हो, लेकिन लोगों के बीच में तो नहीं था, लोग तो फ्रस्ट्रेटेड थे। तो वैसी स्थिति में जिस तरीके से लोगों ने निकल के वोट किया और ग्राउंड रिपोर्ट आई, उस लिहाज से लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि बना ही लेगी। चूक भी सकते हैं। तो कारण आप ये यह कह है रहे हो कि जीत होगी तो बहुत हल्की मार्जिन से होगी। कि मेरा कहना है कि टीएमसी और बीजेपी ये क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन है, और जो भी जीतेगा वो 160-65 वाले फिगर पे ही जीतेगा। ये जो 180-90 जा रहा है, कारण यह है कि ममता के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। जब आप 215 से गिरेंगी, तो आप आते आते भी बना भी ले तो अभी वही 150, 60, 65 वाले पे ही रहेंगे, या 70 आ जाए। ये नहीं होगा कि आप 190 पे रुक जाएं या 175 पे रुक जाए। दूसरी बात यह है कि 30% मुस्लिम जब कंसोलिडेटेड हो, संगठन अभी भी मजबूत हो, ममता अभी भी हैं, और उसके अलावा क्या है, महिलाओं का एक वर्ग हो, तो ये मान लेना कि ममता बिल्कुल और टीएमसी बिल्कुल आउट है, और फियर फैक्टर बिल्कुल जीरो हो गया। तो ये इतना क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन है कि मुझे लगता है कि जो भी जीतेगा दोनों पार्टियों के बीच में, वो 30-35 से ज्यादा का, मतलब ये हो सकता है कि 130-35 इधर रहे, और उधर आपका लगभग 160, 55-60, या 140, 100, मतलब 55, 125, 165, इस तरह का, मतलब की फिगर की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। ये जो दावा किया जा रहा है कि 190-200 बीजेपी पार, अब सरप्राइजिंग हो सकता है, पॉलिटिक्स में हम आप सब जानते हैं कि कभी कभी वो अप्रत्याशित भी होता है। लेकिन एक फर्क क्या है, लोग कह रहे हैं कि बंगाल में आज तक नहीं हुआ, जो भी आया क्लियर वर्डिक्ट, फुल मेजोरिटी, थंपिंग मेजोरिटी से आया। फर्क क्या है, 2011 में जब ममता आई नंदीग्राम और सिंगूर के बाद, 100% वोटर को रीच आउट कर रही थी, वो उनका कैचमेंट एरिया था। 77 में सीपीएम ने जब कांग्रेस को हराया, 100% बंगाली उनके कैचमेंट एरिया में थे, सबको। इस बार एक तो बीजेपी 70% उनका कैचमेंट एरिया है, और दूसरा वो 30%, ये नहीं है कि उनकी तरफ नहीं आ रहा है, वो 30% उसी लामबंदी के साथ दूसरी तरफ जा रहा है, और जो हमें एक ग्राउंड पे, इसलिए जी, एक की गिनती 30 से शुरू हो रही है और एक की गिनती 0 से शुरू हो रही है, तो 30% का वही डिफरेंस बात, तो उससे बन गया आपका। बिल्कुल। और बंगाल में कहा भी जाता है ना कि टीएमसी को मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटी और माइनॉरिटी ऑफ मेजोरिटी चाहिए, तो टीएमसी को वॉपिंग मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटी मिल रहा है। सवाल है कि क्या महिला और पुअर वोटर्स में माइनॉरिटी ऑफ मेजोरिटी जो है कि 10 में 3, 3.5 वोट मिलेगा, नहीं मिलेगा। खेल सारा यही है, और इसमें सबसे ज्यादा महिला वोटर जो है वो है, क्योंकि स्विंग वही कर रही थी कि जो भत्ता मिल रहा है, जो एक पिता ने बताया कि हम और पत्नी तो ठीक है, बेटी थोड़ी सी पता नहीं वो क्या करेगी, उसको 65,000 मिल गया है। ये कृष्णानगर की बात बता रहे हैं, कृष्णानगर जो जहां से महुआ मोइत्रा उस लोकसभा से नदिया जिले में एक हमें मिले गए थे। तो वैसी स्थिति में हम लोग इसको एक्स्ट्रापोलेट ही कर रहे हैं। अब ये सेंटीमेंट छोटा था, हमारा सैंपल छोटा था, हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। लेकिन एक जो मुझे लगता है कि अगर हम
सेंटिमेंट और अरिथमेटिक को देखें। लोग कई मुझे कह रहे हैं कि आप काफ़ी कंज़र्वेटिव ले रहे हैं, बीजेपी के लिए सेंटिमेंट है और जब सेंटिमेंट आता है, तो ये मैथ, वैथ, अरिथमेटिक कुछ नहीं चलता है। लेकिन फिर भी अगर वैसा हो जाए, बंगाल में परिवर्तन हो जाए, लोग जो चाहते हैं वो अलग बात है। लेकिन मेरा मानना है कि सेंटिमेंट और अरिथमेटिक और जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको देखते हुए मुझे ये क्लोज़ इलेक्शन लग रहा है। बीजेपी अगर जीतती भी है, तो वो हम्म, 180-90 वाली जीत, 200 तो छोड़ ही दीजिए। अगर वैसी होती है वैसी बात तो अ, फिर हमारे लिए एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते वो एक पोस्टुलेट अपने बेसिक असम्पशंस चेंज करने पड़ेंगे correct। बंगाल का। मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है कि वो जो फियर फैक्टर है, अगर उसको विन ओवर कर ले गई बीजेपी, तो बिल्कुल, ही उनके लिए ये जर्नी 70% वाली बनेगी, अदरवाइज नहीं बिल्कुल, बनेगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल, जो अभी भी वहाँ का जो समाज है, हम भी जिन लोगों से बात करते हैं, वो इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन से कास्ट, क्रीड, रिलीजन के हैं, वो एक अलग माइंडसेट के लोग हैं वहाँ पे। वहाँ जी। से निकलने के लिए उनको बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। वो बिल्कुल, तो बिल्कुल, तभी हो बिल्कुल। पाएगा जब फियर फैक्टर खत्म हो जाए, और विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इन्होंने अच्छे से डेंट कर लिया होगा, तो लाइकली। लेकिन आप सही करो, बहुत टफ है, क्योंकि एक 30 से शुरू कर रहा है, एक 0 से। तो ये बिल्कुल, गैप मतलब बिल्कुल। कितनी तेजी से आपको भरना है कि आप 4-5% में तो खेला हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हमने एक दिन मैथ की थी उसमें, कि जी, 5% के स्विंग पे अगर 5% का स्विंग हो जाए, वो इस कंडीशन में कि इनको 60-65% मिलेंगे, बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। 5% का स्विंग हो, तब इस इनकी बड़ी विक्ट्री होगी, अदरवाइज इलेक्शन रियली टफ है। तो अब ये हाँ, फैसला होगा 4 तारीख को। 4 बिल्कुल। तारीख को फैसले के बाद हम लोग एक बार फिर करेंगे कि क्या प्ले आउट हुआ इसमें, क्योंकि वो सीट के बाद समझ में आएगा निश्चित। कि क्या बिल्कुल, चीज़ प्ले बिल्कुल। आउट हुई, क्या चीज़ नहीं प्ले आउट हुई, किस जगह इन्होंने गलतफ़हमी पाल ली थी, किस जगह सही हुआ था। तो और वो ये एक बार भी हम देखना होगा कि हम लोग जब जाते हैं तो उसमें किन चीज़ों को मिस कर जाते हैं, क्या मिस नया कर चीज़ हमें फैक्टर इन करना चाहिए। यस, 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 आई एग्री। नहीं, मैंने देखा है कि बोलने में और इंटेंट में लोगों के बहुत फ़र्क होता है। वही, वही। अब देखिए वैसे भी हाँ, बंगाल में एक बात बता दूँ, बंगाल में हुँ। हुगली नदी दिन में उत्तर से दक्षिण बहती है, रात में दक्षिण से उत्तर हो जाती है। तो बोलना, इंटेंट और वोटिंग बंगाल में थोड़ा और दलदल है। यस, 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 इतना आसान नहीं है। नहीं तो है। देखते हैं क्या होता है। खैर, तो चलिए, बहुत मज़ेदार चर्चा रही, हम लोग अब एक बार देखते हुए 4 मई को क्या होता है, लेकिन जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। इस बार देखो, भाजपा ने अपना ना सब कुछ दाँव पे लगा दिया है। वो क अमित जी। शाह जी अगर वहाँ कैंप कर रहे थे, तो इस समय कवच कुंडल सब दाँव पे लगा दिया, गुरु इस बार तो कुछ भी हो जाए, मुझे जीतना ही है। और ममता जी 2014 ने के भी यूपी से ज़्यादा। एग्जैक्टली, मैंने दो यूपी 2014 के इलेक्शन मैंने कवर किया है, और ये बात मैंने तब कही थी कि बीजेपी ने उस समय वो सब कुछ दांव पे लगा दिया जिससे चुनाव पलट देंगे, और पलट गया था। यहां भी उन्होंने ऐसा कुछ, आप सोच नहीं सकते कि इन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने वो हर कुछ किया है जिससे चुनाव जीता जा सके। तो इनका भी सब कुछ है, और ममता दीदी के लिए तो सर्वाइवल का क्वेश्चन है कि अगर वो हुँ, ये चुनाव हार गई, बाई चांस ये चुनाव अगर टीएमसी हार गई, तो उसकी पार्टी के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन बन जाएगा। ये एकदम पक्का बता रहा हूं मैं, भविष्य बताएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन जीतता है, लेकिन ये सब भविष्य के गर्भ में है। 4 मई को ये सब फैसला हम लोगों को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन भाई, मजा आई, बहुत ही अच्छा डिसीजन था। और एक बार इलेक्शन के बाद फिर बैठेंगे, देखें क्या वर्कआउट हुआ, क्या वर्कआउट नहीं हुआ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तब तो और रिलैक्स्ड रहेंगे। हाँ, सब रिलैक्स रहेंगे, सेंस मिलेगा, और कुछ हाँ। नई नई चीजें निकल के आएंगी, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। चूँकि देखिए और उसके बाद जो आपका गृह प्रदेश है, बंगाल के हाँ, रिज़ल्ट का उस पे भी काफ़ी नतीजा होगा, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। वो बात में उत्तर चर्चा प्रदेश करेंगे। में। हाँ, उत्तर प्रदेश में तो माहौल बनने चालू हो गया है, क्योंकि अगले साल मार्च में इलेक्शन है। नहीं, साल नहीं भर शुरू हो चुका है। यस, यस, यस। ये ओके सर, थैंक यू सो मच। मजा आ गया जी, बातचीत। थैंक यू, थैंक यू।